जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जिन लोगों की भी कल है उन सभी को ये क्लास साथियों देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वैसे सवाल देखेंगे साथियों जैसे आपके कल आएंगे, हूबहू वैसे क्वेश्चन साथियों आपके सामने से गुजरने वाले हैं। तो अगर आप कल वाली अपनी शिफ्ट को बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आज के इन 100 के 100 सवालों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में साथियों मैं आपको सबसे पहले हिंदी कराऊंगा, उसके बाद बिहार जीके, फिर जीके जीएस, फिर विज्ञान, करंट अफेयर, मैथ और इंग्लिश, सब कुछ हम लोग देखेंगे आज की इस वीडियो में। मैं कहूंगा अगर आप ये क्लास पूरी देख लेते, एंड तक देख लेते, इन सवालों को तैयार कर लेते हैं तो ये एकमात्र क्लास आपकी कल वाली शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी। चलिए, तो पहला सवाल यहां पर आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो राष्ट्र कवि भी रामधारी सिंह दिनकर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, मुझे बताइए। अब देखिए यहां पर अगर साथियों भरत की अगर बात करें तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 बताई थी। कितनी बताई थी साथियों? 8 बताई थी। अच्छा, एक नाट्यशास्त्र है ना, अगर बात करें साथियों नाट्यशास्त्र किसने लिखा तो भरत मुनि के द्वारा ही नाट्यशास्त्र लिखा गया, और इनको साथियों क्या कहा जाता है? रसों का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का जनक कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य आपके सामने है, आपको बताना है शुद्ध वाक्य, फटाफट बताइए कौन सा है। चाय ठंड हो गया तो ये तो गलत है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती, हलवा गरम गरम अच्छा लगता, ये होना चाहिए था। पकने से पहले जामुन हरी होती है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो सबसे शुद्ध वाक्य यहां पर जो लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी वाला लग रहा है, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। आंसर आपका सी होगा। सी है, डी है, कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, डी है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। फिर से साथियों वैसे ही सवाल है, देखिए शुद्ध वाक्य के बारे में आपको यहां पर बताना है। कह रहे कि बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल एक जाने से, ये तो गलत है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, ये भी गलत है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते, ये भी गलत है। मैं कहूंगा बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, ये वाक्य शुद्ध है और यही आपका आंसर है। साथियों अगर आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 3 तरह की पीडीएफ दी जा रही है, क्योंकि साथियों इन 3 पीडीएफ में एक तरीके से सिलेक्शन का रहस्य छुपा है। कैसे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल के 10 मॉडल पेपर। ये 10 मॉडल पेपर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की पिछली शिफ्ट पर आधारित है। कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनमें साथियों इस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे, और अगले पेपर में, अगली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी साथियों इस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे। दूसरी पीडीएफ की अगर बात करें तो एग्जामिनर जो है साथियों प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन कई सारे ले रहा है। लगभग 50 से 60% क्वेश्चन पुराने पेपर में से ले रहा है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की पिछली साल परीक्षा हुई थी। तो अगर साथियों इस पीडीएफ को आप लोग देख लेते हैं तो आपके जो एक तरीके से 50% क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं पीवाईक्यू से, वो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो ये 3 पीडीएफ अगर आप एक बार अपने एग्जाम से सरसरी निगाहों से देकर साथियों चले जाएंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका ये क्रैक हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ घंटे भी बाकी है, मैं कहूंगा इस पीडीएफ को एक बार देखिएगा, जितना पढ़ सकते उतना इसको देखकर अपने एग्जाम में साथियों चले जाएगी। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी, है ना। चलिए साथियों यही सवाल आप लोग के एग्जाम में कल वाली शिफ्ट में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि निसंकोच शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो निसंकोच की अगर बात करें यहां पर विसर्ग संधि है, निहि धन संकोच, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा और निहि जो होगा ये उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है, मुझे बताइए। तो अधिमानता की अगर बात करें इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। आंसर आपका अगर है सी तो बिल्कुल सही है। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है साथियों, मुझे बताइए। लड़के बोले, यहां पर तो साथियों लड़के ने कहा, ठीक है, लड़के बोले, ठीक है, लड़कों ने कहा, लड़के ने लड़कों से कहा, मुझे बताइए। चलिए तो वो आपको बताने जहां पर एक वचन, देखिए लड़के ने कहा, इसको पढ़कर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक लड़का है उसने कहा है,
ये लड़के बोले, यहाँ पर कई सारे लड़के लग रहे हैं, लड़कों ने कहा यहाँ पर भी कई सारे लड़के लग रहे हैं, लड़के ने लड़कों से कहा यहाँ पर भी कई सारे लड़के लग रहे हैं, तो मैं कहूंगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चाकू का बहुवचन मुझे बताइए क्या होता है। तो आप लोगों को याद रखना है, कल आपसे पूछा जाएगा चाकू को बहुवचन में चाकू ही कहा जाता है। कह रही कि पुल्लिंग शब्द इसमें से मुझे बता दीजिए कौन सा है। सेना कैसी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। धरती कैसी है, कुटुंब कैसा है, मणि कैसी है। मैं कहूंगा कुटुंब जो होगा ये आपका एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है मुझे बताइए। तो स्वर्णिम की अगर हम बात करते हैं साथों, इसमें इम प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रत्यय हो जाएगा, इम प्रत्यय हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथों अगले नंबर के क्वेश्चन है बिहार जीके के पूरे 10 सवाल एक्सपेक्टेड हम लोग देखने वाले हैं जो कल वाली एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। कह रहे कि झारखंड जो राज्य है ना ये बिहार से अलग होकर बना है, तो बिहार से ये कब अलग हुआ था आपसे पूछा जा रहा है। तो डेट आप लोग याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड। उसके बाद देखिए बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे 1936 में बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, जयप्रकाश नारायण इनका नाम है और यही बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जयप्रकाश नारायण जी। बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी, इसके संपादक कौन थे मुझे बताइए। तो इसके संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे साथू, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। तो बिहार में साथियों जो गया है ना, गया यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 का, है ना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा ही साथियों किसान सभा की स्थापना की गई थी अपने बिहार में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है करके बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो 1929 में किया गया था, मार्च के 1929, मार्च महीना था, 1929 वर्ष था। इस समय बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए कह रही कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बिहार बंगाल से जो पृथक हुआ वो 1912 में पृथक हुआ। आंसर आपका बी होगा। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो बिहार के नेता कौन थे साथों। बिहार से जो नेतृत्व किया था तो वो कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका भी होगा। कह रहे कि पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया, कब नहीं बल्कि किसके द्वारा बनाया गया। तो पटना को राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए आप सभी को पता है कि विज्ञान के साथों 30 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो साथियों विज्ञान के पूरे 30 सवाल अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा इन सवालों को। कहा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो धारा का पता लगाया जाता है। बिल्कुल सही साथियों, धारा आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो साथियों किसके द्वारा, ऊष्मा उपचार से नहीं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों को घी में जो परिवर्तित किया जाता है वो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा, आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो इसमें से जब हम मीथेन की बात करते हैं ये साथियों बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। तो जो खाने का सोडा होता है ना साथियों, खाने का सोडा ये अग्निशामक में प्रयुक्त होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, बहुत तेजी के साथ हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम है। मैं चाह रहा हूं कि आप इस वीडियो को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप देख सकें। तो किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, पुरुषों की बात चल रही है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन साथियों विटामिन बी और विटामिन सी होता है। तो सी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। क्या कार की बेल्ट ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है, नहीं। अलार्म घड़ी भी नहीं है, बॉल पेन भी नहीं। मैं कहूंगा जो स्टीम आयरन है ना, स्टीम आयरन, ये साथियों ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत किस चीज की होती है, विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की। तो प्रोटीन की जरूरत होती है साथियों मनुष्य को सबसे ज्यादा। उसके बाद देखिए इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो फिर डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है एक बार मुझे बताइए। गाजर में, दालों में, चावल में, गेहूं में। तो गाजर अगर आपका जवाब है तो
तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये तो साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे फजन तथा सोडी का, क्या फजन तथा सोडी का नाम याद रखेंगे, क्योंकि इनके द्वारा ही साथियों रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम प्रतिपादित किया गया था। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की? यानी कि विलियम हार्वे यहां पर जवाब होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका विलियम हार्वे हो जाएगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो जेम्स वॉट की अगर बात करें तो जेम्स वॉट ही साथों स्टीम इंजन के आविष्कारक हैं। कह कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो मैं कहूंगा जो ब्लड ग्रुप ओ होता है ना साथों, इनको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, सार्वभौमिक दाता भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो जेलीफिश, गोलक्रमी, स्टारफिश या जोक, में कहूंगा जेलीफिश जो है ना ये सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है करके साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पता साथियों घट जाता है उसका पृष्ठ तनाव, है ना, यानी कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव जो होता है ना वो साथियों घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी हो सकती है? तो 15 से 18 प्रति मिनट होती है। ये बात आप लोग याद रखेंगे, 15 से 18 बार प्रति मिनट यह मनुष्य की साधारण श्वसन दर है। उसके बाद देखिए कह रहे कि यक्षमा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? ये फटाफट आप लोग बताइए। पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन या रिफेम्पिसिन? तो मैं कहूंगा साथियों रिफेम्पिसिन आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यक्षमा के रोगियों के लिए कौन सी औषधि? तो मैं कहूंगा रिफेम्पिसिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग फैराडे का नियम बता देंगे। क्या बता देंगे साथियों? आप लोग बता देंगे साथियों फैराडे का नियम। फैराडे के नियम पर साथियों कार्य करता है विद्युत मोटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद देखिए करके किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? तो जो तुलसी है ना साथियों, तुलसी पौधा, तुलसी पादप, इसको शाकीय भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई। ये बात आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है? तो अगर हम साथियों बिस्मत की बात करते हैं तो बिस्मत एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन की अगर हम बात करते हैं, बेंजामिन के द्वारा ही साथियों तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। चुंबकीय अनुनाद किस पर आधारित है? तो ये साथियों एमआरआई स्कैनिंग पर आधारित है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यानी कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो संतरे की अगर बात करें साथियों विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। उसके बाद देखिए वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में साथियों मैं कहूंगा नाइट्रोजन पाई जाती है। अच्छा कितने प्रतिशत पाई जाती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, लेकिन कितने प्रतिशत पाई जाती है ये आप लोग अभी मुझे साथियों कमेंट में बता दीजिए, है ना, कमेंट कर दीजिए इसके बारे में। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो दालचीनी जो ली जाती है ना ये छाल होती है पेड़ में लगी हुई, वहां से साथियों प्राप्त होती है, वही दालचीनी होती है। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? तो मोलस्का के अंतर्गत साथियों ऑक्टोपस आता है। क्या ऑक्टोपस है जो है ना ये मोलस्का के अंतर्गत ही आता है। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पौधे के किस भाग को मैं कहूंगा वर्तिका और वर्तिकाग्र की अगर बात करें इस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मानव वयस्क में रुधिर की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो मानव है ना वयस्क मानव में रुधिर जो होता है वो लगभग 5 लीटर होता है। 5 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हवाई जहाज से, है ना, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। तो साथियों क्यों निकलने लगती है, किस वजह से? क्या वायु दाब में कमी के कारण निकलने लगती है, ऐसा होने लगता है, या वायु दाब में वृद्धि की वजह से, या स्याही के आयतन में वृद्धि की वजह से, या अत्यधिक भार के कारण? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आपको दिख जाए तो आप बता देना कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए करेंगे 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रभार किसके पास था? तो ये साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 32 आप लोग याद रखेंगे साथियों। अनुच्छेद 32 की अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं जारी करने की शक्ति दी गई अनुच्छेद 32 के तहत। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि
म्यूरिएटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? तो HCl की अगर बात करें या ASH3 की बात करें, क्या होगा आपका आंसर मुझे बताइए। तो याद रखेंगे आप लोग HCl साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा HCl, ये L है साथियों। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl है। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कह रही है कि इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच प्रभावित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो किसके अनुसार? मैं कहूंगा ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए तो अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? तो इसमें जो पुस्तिका साथियों इंडिका है ना, ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट नहीं खेला? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विजेंद्र सिंह की बात चल रही है। विजेंद्र सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी ने भारत के लिए पेशेवर क्रिकेट खेला है। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता? मुझे बताइए। देखिए एक फर्म में कार्य करने वाले को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, एक नए घर के निर्माण को भी किया जाता है, बाजार में मछली निवेशने पर भी किया जाता है, लेकिन गृहिणी के कार्य को नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है? तो फटाफट साथियों इस सवाल का जवाब आपका क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते साथियों, देखिए कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, ये आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो अगर आपका जवाब साथियों रामपाल चरित या रामचरितम है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब है। रामचरितम पुस्तक किसकी है साथियों? ये कृति किसकी है? संध्याकर नंदी द्वारा है, संध्याकर नंदी द्वारा लिखित है। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर ये एक उपन्यास है, और ये किसका उपन्यास है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये राकेश कौशल का उपन्यास है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। उसके बाद देखिए कहां पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है? तो अगर बात करें क्या रूस में किया गया है? मैं कहूंगा बिल्कुल ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन रूस में ही किया गया है। आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया? तो आंध्र प्रदेश की इसमें से राजधानी क्या है? मैं कहूंगा अमरावती है। अमरावती आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए चावल की खेती की जाबो प्रणाली, कौन सी प्रणाली? जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचय की एक स्वदेशी विधि है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? नागालैंड की बात चल रही है, यानी कि जाबो प्रणाली कहां पर की जाती है? नागालैंड में की जाती है। महेश भूपति और लिएंडर पेस ने किस वर्ष विंबलडन पुरुष युगल खिताब जीता था? अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो 1999 आपको बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मंदाकिनी नदी में अलकनंदा नदी मिलती है ना? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें तो रुद्रप्रयाग आपका आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिए एक खाली जगह होनी चाहिए, वो यहां पर होनी चाहिए थी। तो मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? ये आप लोग मुझे बता दीजिए साथियों। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार 1905 1919 में घटा था। काकोरी कांड भी उससे बहुत बाद में, चौरी चौरा कांड भी उससे बहुत बाद में, लेकिन चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमीशन की हत्या, ये साथियों घटना जो है ना ये 1905 से पहले घटी थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो अगर आपके एग्जाम में सवाल है तो ब्रह्मपुत्र आप लोग बता देना, क्योंकि दिहिंग जो है ना ये निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें चापेकर बंधु द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जब किसी कार में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इनमें से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत किस स्थान पर रहा है साथियों? मैं कह सकता हूं कि भारत 129वें स्थान पर रहा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो क्या साथियों कार्बन डाइऑक्साइड को भी जाना जाता है, मीथेन को भी, जलवाष्प को भी, लेकिन ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के रूप में इसको नहीं जाना जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है आपसे पूछा जा रहा है? ये बाल गंगाधर तिलक का नारा है। राइट आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है? तो पोटेशियम आपका जवाब हो जाएगा। पोटेशियम धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होती है। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित था?
तो ये साथियों नगर पालिकाओं से संबंधित था। नगर पालिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों 80 क्वेश्चन के बाद लगभग हम लोग मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन के आसपास। और उसके बाद साथियों इंग्लिश के भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास। तो अगर आप वाकई में अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं तो सारी की सारी क्लासेस को साथियों आप लोग देख लीजिए, पूरी एंड तक आप लोग क्लासेस देखिएगा, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन साथियों इस वीडियो में लेकर आया हूं यही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। बस थोड़ा सा फर्क होगा साथियों सवालों में, है ना, थोड़ा सा। चलिए, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा, है ना, क्या साथियों लिखा हुआ है, गुजरात के अलावा विवाहित महिलाओं द्वारा की जाने वाली जीविता पूजा मुख्य रूप से कहां पर की जाती है? तो ये तो महाराष्ट्र में की जाती है ना। कहां पर? यहां पर खाली जगह होगा तो महाराष्ट्र राज्य में की जाती है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवनी शैली की शुरुआत की थी? तो साथियों अकबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीन इलाही की है ना, किसने शुरुआत की थी? तो अकबर ने ही तो शुरुआत की थी। हृदय के एक चक्र यानी कि एक कार्डियक साइकिल इसको कहा जाता है। इसमें मछली के हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? तो कितनी बार? एक बार रक्त गुजरता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर, है ना, मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? तो अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं तो साथियों ये लोक सेवाओं, है ना, इसकी शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में हुआ था। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। मौर्य वंश ने इनमें से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मुझे बताइए। तो नंद राजवंश आपका आंसर है बिल्कुल साथियों। मौर्य वंश ने नंद वंश के बाद मगध पर शासन किया था। कह रहे कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल आपको बताना है साथियों कौन है? तो मृदुला सिन्हा इनका नाम है और मृदुला सिन्हा गोवा की पहली महिला राज्यपाल है। अमीबा एक या एक से अधिक उंगलियों की तरह के प्रेक्षापणों को बाहर धकेलता है जिसे गति और भोजन पर कब्जा कहा जाता है। यानी कि इस सवाल की अगर साथियों हम लोग बात करें तो आपका राइट आंसर स्यूडोपीडिया हो जाएगा। अमीबा एक या एक से अधिक उंगलियों की तरह के प्रेक्षापणों को बाहर धकेलता है जिसे गति और भोजन पर कब्जा कहा जाता है। स्यूडोपोडिया आपके इस क्वेश्चन का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए वीडियो सहायक रेफरी प्रणाली का उपयोग के खेल में किया जाता है? तो मैं कहूंगा फुटबॉल खेल में किया जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। अब उसके बाद देखिए साथियों यहां से आपके सामने अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ के साथियों इस वीडियो में हम लोग पूरे 10 सवाल देखेंगे और आप लोग चेक करिए साथियों कि इन 10 में से कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी मैथ के सबसे इंपॉर्टेंट साथियों 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं। चलिए तो बात करते हैं साथियों इस सवाल की। इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आखिर पूछा क्या जा रहा है। कह रहे कि गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यानी कि अगर सोफा 100 रुपए का था तो 20% की छूट मिली, यानी कि इसको सोफा 80 रुपए में पड़ा होगा। ठीक है, कह रहे कि यदि उसे 30% की छूट मिलती, यानी कि सोफा 100 रुपए का होता, अगर 30% की छूट मिलती यानी कि इसको सोफा 70 रुपए का पड़ता, कहने के तो वह 1000 रुपए बचा लेती। यानी कि अगर 100% मान लीजिए है ना, अगर 20% की छूट मिलती यानी कि 80 रुपए, 80% में इसको सोफा मिलता, लेकिन अगर 30% की छूट मिलती तो सोफा 70% में मिलता। तो कह रहे हैं कि वो 1000 रुपए बचा लेती, यानी कि अगर 80 की जगह 70 में मिलता तो 1000 रुपए बचाती। तो यहां पर कितना डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है, यानी कि 10% की वैल्यू 1000 है। तो कह रहे हैं कि उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा? तो उसने सोफा तो सातों 80% में खरीदा। कितने प्रतिशत में? 80% में खरीदा। तो 10% की वैल्यू 1000 है, 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8000 हो जाएगी। यानी कि उसने सोफा कितने में खरीदा? तो 80,000 रुपए में खरीदा। 8000 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 72,800 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है? तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी आ जाए तो साथों आपको क्या लगा देना? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, है ना, बराबर P आ गया और 1 + R/100। क्या साथियों 1 प्लस, एक काम करिए 1 + R/100 की पावर सातों T हो जाएगी, है ना, और यहां पर -1 आ जाए क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है ना आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए P की अगर बात करें तो 72,000,
कितना है साथियों, 72,800 है। और 1 प्लस आर कितना है, 10% है, 10 आ जाएगा बटे 100 आ जाएगा। और पावर कितनी है, 3 है, यानी कि वर्ष 3 है और माइनस 1 आपका आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद अगर बात करें, अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 10 से कम 10, 10 और 11, 11 बटे 10 हो जाएगा। 11 बटे 10 यहाँ पर हो गया है ना, ये क्यूब लग गया। ये एक काम करिए, है ना, एक काम आप ये कर सकते हैं साथियों, 11 एक तरीके से अगर बात करें का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है, तो 11 का क्यूब होता है 1331। क्या साथियों, 1331। और 1000 का 1000, 10 का 1000 हो जाएगा, तो 1331 बटे 1000 यहाँ पर आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा और गुणा साथियों 72,800 आ जाएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर याद। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, है ना। इस 1000 की गुणा 1 से होगी, यानी कि 1331 माइनस 1000 हो जाएगा। तो 1331 में से 1000 घटेगा तो कितना बचेगा साथियों, 331 बचेगा। बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। गुणा में क्या चल रहा था, 72,800 चल रहा था, है ना। अब 2 जीरो से देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कट करे तो 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चौक 8, है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है, कहीं बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, अब आप साथियों एक काम ये कर सकते हो कि आप 5 से इसको कट कर लो। 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, पॉइंट लग के 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 364 की गुणा 66.2 से करना है। तो आपको साथियों 364 की गुणा आप लोग साथियों इससे एक बार करा दीजिए। मैं कैलकुलेटर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेता हूं, क्योंकि गुणा तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समय आपका चला जाएगा। तो 364 गुणा 66.2 कितना आ जाएगा साथियों, ये लगभग 24,096.8 आ गया। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका साथियों ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा साथियों, 24,096.80 होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि 4 धनात्मक संख्या यानी कि 4 संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम सामवर्त कितना है, 2880 है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कभी भी आपको एलसीएम दे रखा हो और संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, है ना, और तो आप साथियों क्या कर लेंगे, आप यहां पर कर लेंगे, देखिए कहीं ना कहीं ये अगर मान लीजिए पूरी पूरी संख्याएं होती तो इनका एलसीएम ही तो है ये। तो अगर मान लीजिए हम इन्हीं को ही संख्या मान ले, यानी कि 5, 8 और 12 और 18 और इनका एलसीएम निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा। देखिए कहीं ना कहीं ये 5x है, कहीं ना कहीं ये 8x है, कहीं ना कहीं ये 12x है, कहीं ना कहीं ये 18x है। तो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा वो x में होगा, यानी कि फिर मैं आपको बता दूंगा। भी देखिए पहले इसको 2 से कट करते हैं तो 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये क्या था, 18 था, 2 में 18 हो गया। 2 से कट करेंगे साथियों 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 9 का 9 आ जाएगा। अब 2 से एक बार और कट होगा, फिर 3 से कट होगा, है ना। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। अब एक बार 3 से कट होगा और 5 से कट होगा। कैलकुलेशन कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 की 15 से गुणा कराना है। 24 की 15 से गुणा करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं साथियों। 24 पंजे 120 हो जाएगा, 24 से कम 24 हो जाएगा, 0 6 3 यानी कि 360 आ गया। यानी कि 360x बराबर कितना है, 2880। ये बात आपको समझ में आई ना, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 2880 बटे 360 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 छंग 36 हो गया। और कितना हो जाएगा, 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक आपका 24, 6 पंजे 30, 6 छक 36, 6 7 42, 6 8 48 और 0 आ गया, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड रुक गया, 6 छंग 36 और इसकी अगर बात करें 6 चौक आपका 24 हो जाएगा, 4 जाएगा 48 आ जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा, 0 थोड़ी ना आएगा, है ना। अब 6 छंग 6 48 यानी कि x बराबर कितना आया है साथियों, यहाँ पर आपका 8 आ चुका है। तो अब आपसे पूछा जा रहा था कि सबसे बड़ी संख्या जो कि 18x है और सबसे छोटी संख्या जो कि 5x है, इन दोनों का अंतर क्या होगा। 18 में से 5 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा आपका, 13x बचेगा, है ना। तो 13x का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो x बराबर 8 है तो 13x क्या हो जाएगा, यानी कि 13 8 कितना हो जाएगा साथियों, 104 हो जाएगा और 104 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, 14:11 दे रखा है। यानी कि अगर आय की हम बात करते हैं तो उसकी आय कितनी है, आय अगर 14 है तो खर्च का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, खर्च का अनुपात यहाँ पर 11 दे रखा है। यानी कि अगर 14 रुपए कमाता है तो 11 रुपए खर्च कर देता है, तो फिर बचत कितनी होगी,
वो कितने रुपए सातु बचाएगा। अगर इसको हम 14x मान ले और 11x मान ले तो कितना बचेगा सातु, 3x बचेगा, यानी कि उसकी बचत जो हुई वो 3x होगी। तो कह रहे कि यदि परिवार की मासिक बचत 13,500, अच्छा यहाँ पर हमने निकाला कि 3x बचत है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि उसकी बचत जो है वो 13,500 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि तो परिवार की मासिक आय आपसे पूछी जा रही, आय आपको बताने, यानी कि आपको 14x का वैल्यू निकालना है। आपको x की वैल्यू यहां से निकालना है और फिर 14x की वैल्यू निकालना है। x बराबर सातु क्या हो जाएगा, 13,500 बटे 3 आ जाएगा, है ना, और 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15, यानी कि x बराबर सातु 45 हो आया, है ना। तो सातों अब 4500 में आप किसकी गुणा कर लीजिए, 4500 में आप 14 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि आपको 14x की वैल्यू निकालना है। तो सातों 14 की गुणा कर दे, तो गुणा आप करा लीजिए 45 और 14 की, है ना। चलिए, तो अगर बात करते ये 180 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, और ये निकलेगा आपका इतना इतना और सातों यानी कि 600, डबल जीरो लगा लो, यानी कि 63,000 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे कि 5 संख्याएं हैं ABCDE, इनका औसत जो है साथियों वो कितना बताया जा रहा है, वो 150 बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से साथियों इन सभी के सभी सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे, है ना। चलिए, तो यदि पहली 3 संख्याओं यानी कि ABC का औसत 130 है, तो अंतिम 2 संख्याओं यानी कि D और E का आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए और फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए, अगर बात करते हैं, हम बात करें A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की, है ना, इनका औसत, इन ये कितनी संख्या है, 5 संख्या, और इनका औसत कितना है, 150 है। अगर मैं आपसे कहूं कि इनका योगफल कितना होगा, तो 5 की गुणा 150 से करा दो, 15 पंजे 75, यानी कि 750 हो जाएगा। इनका योगफल कितना आ जाएगा साथियों, इनका योगफल आपका आ जाएगा 750। ठीक है, अब इसकी बात करते ABC, यानी कि अगर हम बात करें A प्लस B प्लस C, इनका योगफल निकाले, 3 संख्या 3 की गुणा कर दो, 13 से 13 39, यानी कि 390 इनका योगफल आ जाएगा। ठीक है, तो कहने के अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो साथियों इसमें से, अब अगर हम इसमें से 750 में से 390 को घटा देते हैं, तो हमें ये 2 संख्याओं का योगफल मालूम पड़ जाएगा। तो 750 में से 390 को घटाइए, 0 आ गया, 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि अगर बात करते हैं D प्लस E बराबर कितना आ गया, 360 आ गया है। तो अगर हम इसका औसत निकालना चाहे तो हमें 2 से इसको भाग करना पड़ेगी, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 16, है ना, 3 अट्ठे 16 आपका 0, यानी कि 180 यहां पर तो आ जाएगा। तो ये आपका D और E का औसत निकलेगा 180। 180 जिनका आंसर है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 5,000 की राशि पर 5,000 की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में 6800 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पर आपको राशि दे रखी है, कितनी राशि दे रखी है, 5,000 राशि दे रखी है। दर की अगर बात करें, दर साथ 9% की दे रखी है। तो कहने के जो मिश्रधन हो जाएगा ए हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 6800 यहाँ पर हो जाएगा। आपसे निकालना क्या है, कितने समय में, यानी कि आपको साथों यहाँ पर समय बताना है। तो सूत्र क्या होता है, समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में P इंटू टी। अब साथों साधारण ब्याज कैसे निकालोगे, मिश्रधन में से मूलधन को घटा दो, 1800 आएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो समय आप कैसे निकालोगे, 1800 गुणा 100 अपॉन में P कितना है, 5,000 है, और T की अगर बात करें, T साथियों कितना है, अच्छा T ही तो ज्ञात करना है, सॉरी, फिर यहाँ पर T नहीं फिर R आ जाएगा, है ना, 3 चीजें होती हैं PRT, तो यहाँ पर R आ जाएगा, R मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब R की अगर बात करें, R 9% है, ये लिखे हो गया। अब देखिए 3 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 1 0 कैंसिल, 9 एकम 9 है, 9 दूना 18, 20 बटे 5 आ गया, 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि T बराबर कितना आ गया साथियों, 4 वर्ष यहाँ पर आ गया। क्या 4 वर्ष कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है, 85 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अच्छा, यहाँ पर सेंटीमीटर में और यहाँ पर मीटर में, ठीक है। कह रहे 20 रुपए प्रति मीटर की दर से स्तंभ की वक्रपृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी। तो अगर मैं आपसे सूत्र पूछूं कि बेलन का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, क्या, क्योंकि यहाँ पर साथियों इस्तेमाल होगा बेलन का वक्र पृष्ठ वाला सूत्र, है ना, बेलन का
वक्र पृष्ठ वाला सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल होगा 2πr/h। अब यहाँ पर 2π भी लगा सकते हो, r की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए अगर व्यास यहाँ पर 85 है तो व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या, तो यहाँ पर साथ हम इसको पुट कर देते हैं, 2π की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, है ना। और r कितना है 85 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करें क्योंकि यहाँ पर मीटर में दे रखा है, आंसर भी मीटर में, ये चीज में मीटर में, तो 85 बटा हम क्या लगा लेंगे साथ। देखिए पहले सबसे अगर बात करें तो हम 2 लगा लेंगे, ये त्रिज्या हो जाए क्योंकि 85 सेंटीमीटर की आधी त्रिज्या होगी। उसके बाद साथ इसकी भाग हम करेंगे 100 से, क्योंकि हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है ना। उसके बाद आर हो चुका है। एच की अगर बात करें, एच कितना है 7 मीटर है, तो यहाँ पर 7 तो आपका 7 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे और जो बेलन का वक्रपृष्ठ निकल कर आएगा वो उसकी गुणा आप 20 से करोगे, क्योंकि 20 रुपया ले रहा है, 20 रुपए पर मीटर। तो देख लीजिए कितने मीटर यहाँ पर आएगा। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं कटिंग की, तो इस 7 से ये 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा है, देखिए यहाँ पर 11 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 50 आ जाएगा। 85 की गुणा 11 से करिए जरा, 85 की गुणा 11 से करिए तो 85 85 ऐसे आ जाएगा, 5 13 9 935 आ गया, है ना। 935 आ गया बटे 50 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर साथों हम लोग इसको कैलकुलेट करें, है ना, या एक काम करिए आप 20 से इसकी गुणा करा लीजिए, 20 से गुणा तो कराना, इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 5 से इसको कट करे तो कितना आ जाएगा साथियों, एक तरीके से 5 एकम 5 आ गया, 5 एकम 5 4 जाएगा, 5 अठे 40 आ जाएगा, 5 सत्ते 35 आ जाएगा। 187 की 2 से करिए, 187 की 2 से अगर यहाँ पर हम लोग करें तो 7 दूना आपका 14 हो गया, 8 दूना 16, 17 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 यानी कि 374 आ जाएगा। तो 374 कौन सा ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो इस प्रकार 20 प्रति मीटर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत कितनी आएगी, 374 आएगी। ये आपको याद रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा और सवाल को सातों सीखिएगा। कह रहे हैं कि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 1600 की धनराशि पर 15% की ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है साथियों, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज CI बराबर P 1 + R/100 की पावर T और -1 लगा लोगे। मिश्रधन अगर पूछे तो -1 नहीं आएगा, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो यहाँ पर -1 आएगा। अब देखिए आपके पास आपको क्या क्या दे रखा है, एक तरीके से अगर बात करें आपके पास क्या क्या, देखिए आपके पास यहाँ पर धनराशि है, धनराशि कितनी है 1600 की, ठीक है 1600 की धनराशि। आपके पास दर है कितनी है, 15% की दर है, और आपके पास समय है, कितना समय है 2 वर्ष का समय है, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर साथियों क्या करना है, निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अब पुट कर दीजिए CI बराबर मूलधन कितना है 1600 आ गया, है ना। 1 + R की अगर बात करें कितना है 15 है, ठीक है। T की अगर बात करें 2 वर्ष है, -1 आ गया। इसको अगर कैलकुलेट करिए 5 3 15 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 3 23/20 आ गया, 23/20 और, है ना, इसके ऊपर क्या है साथियों घात है स्क्वायर, -1 गुणा आपका 1600, है ना, और बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर CI आ जाएगा। इतनी बात साथियों क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक काम करिए साथियों, यहाँ पर आपसे जो है ना 23 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर पता करने को कह रहे हैं। तो 23 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। देखिए ये आपका 1600 आ जाएगा, गुणा आपका 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 529 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इस 400 की गुणा 1 से होगी क्या साथियों, 400 की गुणा 1 से होगी, फिर 529 - 400 हो जाएगा, 529 में से 400 जाएगा तो 129 बचेगा, बटे में साथियों 400 हो जाएगा। इधर क्या है गुणा साथियों 1600 है और इधर क्या है CI है, इससे ये आपका कैंसिल होगा, 4 एकम 4 4 चौक 16, 129 चौक कितने होते हैं, तो 129 की अगर आप गुणा 4 से करोगे तो 516 आएगा। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल कर आया है साथियों, 516 निकल कर आया है। 516 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये मैथ का अंतिम सवाल है ना। चलिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो, यानी कि क्या कहा जा रहा है साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य जो है ना, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य का मतलब होता है गुणा 84% यानी कि 84/100।
अब देखिए बराबर लगा, ये विक्रय मूल्य जो है ना ये इसके नीचे आ जाएगा, यहां से हम इसको हटा देते हैं, गायब हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या आ गया साथियों, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया। तो अब आपको साथियों क्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो 8400 है, 84 है। विक्रय मूल्य पूछा जाए तो साथियों 100 है। यानी अगर कोई चीज आपने 84 में खरीदी है और 100 रुपए में बेची है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, नीचे आप 84 लिख दीजिए, है ना। इतनी बात क्लियर है। 2 8 16 है ना, 2 चौक और 2 दूना, इतना क्लियर है। और अगर कट करें साथियों ये 50 आ जाएगा, ये आपका 21 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि 400 बटे आपका 21 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें साथियों और इसको क्लियर करें तो 21 से कम 21 हो जाएगा, है ना। 21 से कम 21 हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, ये 0 बचा इधर, कितना 19 होगा तो 190 आपका ये हो जाएगा। अब 21 की गुणा किससे कराई जाए, 21 की अगर बात करें 21 धाम कितने हो जाएंगे साथियों, 210 हो जाएंगे ज़्यादा, इसलिए 21 नीम की बात करें 189 होते, ठीक है। 21 नीम आपका 189 हो जाएंगे। बचेगा क्या साथियों, बचेगा आपका एक, वो एक आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 19 सही 1/21% कहाँ पर लिखा हुआ है, 19 सही 1/21 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये साथियों आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए साथियों अच्छे तरीके से। तो ये मैथ के आपके 10 सवाल पूरे हो चुके हैं। अब इंग्लिश के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 10 सवाल। चलिए तो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि 3, अब यहाँ पर इन आएगा 3 इन 4 मेक्स 7, यानी कि 3 एंड आना चाहिए यहाँ पर, तो 3 एंड 4 यानी कि 3 और 4 बनते हैं 7 जाकर, तो एंड कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इनफिर्म। इनफिर्म की साथियों यहाँ पर बात की गई है। इनफिर्म की अगर बात करें, इनफिर्म का आपको बेस्ट एक्सप्रेस बताना है कि इनफिर्म का मीनिंग यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए अनस्टेडी की अगर बात करें, अनस्टेडी का मतलब क्या होता है साथियों, अस्थिर होता है, क्या अस्थिर होता है अनस्टेडी का मतलब। उसके अलावा टिमिड की अगर बात करें, टिमिड की मतलब क्या होता है साथियों, कायर होता है, टिमिड का मतलब कायर होता है। नर्वस की अगर बात करें कि भाई परेशान हो जाना, है ना, परेशान होता है। और वीक का मतलब क्या होता है साथियों, कमजोर होता है। तो कुल मिला के कमजोर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट एक्सप्रेस की अगर बात करें, जो इनफिर्म का होगा वो वीक होगा। चलिए तो ये सिनोनिम हो जाएगा, है ना। इनफिर्म का सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों, वीक हो जाए, क्योंकि इनफिर्म मतलब भी वही कमजोर होता है और वीक मतलब भी वही कमजोर होता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स, दे हैव लॉस्ट मैनी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। अब यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा, है ना, ये स्मॉल आएगा। स्मॉल तो नहीं हो सकता, लिटिल भी नहीं हो सकता, मच भी नहीं हो सकता। दे हैव लॉस्ट, वो खो चुके हैं अपने कॉन्टेक्ट्स को, तो मैनी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, यानी कि एक ऐसा स्थान जहां पर पक्षी वगैरह को रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। चलिए तो उसको एवेरी कहा जाता है। एवेरी की अगर बात करें साथियों, पक्षीशाला इसको हम लोग कह सकते हैं, क्या पक्षीशाला इसको हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑब्वियस का आपको बताना है साथियों मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। ऑब्वियस क्या, जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियस का मतलब होता है साथियों स्पष्ट, है ना। क्या इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है साथियों प्रत्यक्ष, साफ, एकदम स्पष्ट, क्लियर जवाब। तो अब इसमें से किसका मतलब स्पष्ट होगा, ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए अच्छा अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है, ये देखिए अपोजिट यानी कि एंटोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल मतलब तो सिंपल सा साधारण सा होता है, क्लियर मतलब साफ होता है, डिफिकल्ट मतलब कठिन होता है, स्पष्ट मतलब होता है। वैग्यू की अगर बात करें, वैग्यू का मतलब होता है सातों स्पष्ट। क्या, तो ऑब्वियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा सातों, स्पष्ट हो जाएगा, यानी कि वैग्यू हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए सातों कह रहे हैं कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम फ्रेजेस, यानी कि अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो बर्न्ट हिज फिंगर्स, है ना, बर्न्ट हिज फिंगर, ही बर्न्ट हिज फिंगर्स बाय इंटरफेरिंग इन हिज नेबर्स अफेयर। देखिए अब बर्न्ट इन फिंगर्स यानी कि अपनी फिंगर्स को जला लेना, यानी कि अपने आप को मुसीबत में डालना। इसका मतलब क्या होगा, अपने आप को मुसीबत में डालना। तो एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है अपने आप को मुसीबत वगैरह में डालना। गॉट रेब्यूक्ड नहीं, गॉट हिमसेल्फ इंसल्टेड नहीं, गॉट हिमसेल्फ इनटू ट्रबल, बिल्कुल सही। ये इसका मतलब हो जाएगा मुसीबत में डालना, ट्रबल में अपने आप को डालना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि आई प्रेज, ये आई अलग लिखा हुआ है, आई अलग है, प्रेज अलग। आई प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉडी, खाली जगह में आपको बताने क्या आएगा,
या योर ऑनेस्टी या ए ऑनेस्टी या इन ऑनेस्टी, तो यहाँ पर द ऑनेस्टी आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों कहने के अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कॉर्डियल की अगर हम बात करते हैं तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है साथियों, दोस्ताना। कॉर्डियल की अगर बात करें तो कॉर्डियल का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है आपका दोस्ताना। तो इसमें आपको साथियों बताना है क्या इसका वो हो जाएगा, अफेक्शनेट हो जाएगा, है ना, या जेंडस हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा। फ्रेंडली का मतलब भी तो दोस्ताना ही होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि चूज द अल्टरनेटिव विच कैन बी substitute for the given word sentence the cannot be overcome, that cannot be overcome, बताइए। that cannot be overcome, दैट कैन नॉट बी ओवरकम का मतलब हो जाएगा जिस पर काबू करना बहुत मुश्किल हो, जिस पर काबू नहीं किया जा सकता। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इनसरमाउंटेबल, है ना, बहुत कठिन, इनसरमाउंटेबल। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा जा रहा है इम्प्लिसिट का। इम्प्लिसिट की साथों जब हम बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, स्पष्ट भी कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें साथियों मैं कहूंगा एक्सप्लिसिट होगा, है ना, ये इम्प्लाइड हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड हो जाएगा, एक्यूसाइट हो जाएगा। मैं कहूँगा एक्सप्लिसिट हो जाएगा, यानी कि इम्प्लिसिट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लिसिट का मतलब होता है साथियों प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार आपका आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई साथियों अगर आप अपने बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को 100% क्रैक करना चाहते हैं तो आपको 3 तरह की पीडीएफ दी जा रही है, क्योंकि साथियों इन 3 पीडीएफ में एक तरीके से सिलेक्शन का रहस्य छुपा है। कैसे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी बिहार पुलिस कांस्टेबल के 10 मॉडल पेपर। ये 10 मॉडल पेपर आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल की पिछली शिफ्ट पर आधारित है। कैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं वो इनमें साथियों इस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे, और अगले पेपर में अगली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी साथियों इस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे। दूसरी पीडीएफ की अगर बात करें तो एग्जामिनर जो है साथियों प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन कई सारे ले रहा है, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन पुराने पेपर में से ले रहा है जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की पिछली साल परीक्षा हुई थी। तो अगर साथियों इस पीडीएफ को आप लोग देख लेते हैं तो आपके जो एक तरीके से 50% क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं पीवाईक्यू से, वो क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं। तो ये 3 पीडीएफ अगर आप एक बार अपने एग्जाम से सरसरी निगाहों से देकर साथियों चले जाएंगे तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका ये क्रैक हो जाएगा। तो अगर आपके पास कुछ घंटे भी बाकी है, मैं कहूंगा इस पीडीएफ को एक बार देखिएगा, जितना पढ़ सकते उतना इसको देखकर अपने एग्जाम में साथियों चले जाएगी। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है बिहार पुलिस कांस्टेबल पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड में 45 का पेमेंट करेंगे तो ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी, है ना। चलिए तो इस पीडीएफ को साथियों ले लीजिएगा। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दे दी है साथियों डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट को भी साथियों जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।